हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ये पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 28/12/2020 का है। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे पुराने जितने भी होंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स व वाई मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई व जेड इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक्स व जेड इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई व जेड एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे कि जिस तरीके से इसने बोला है कि एक्स व वाई मिलकर के 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो एक्स प्लस वाई कितने दिनों में पूरा करते हैं? 12 दिनों में। और वाई प्लस जेड ये दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं? 18 दिनों में। इसी प्रकार से एक्स प्लस जेड ये करते हैं 15 दिनों में पूरा। अब देखिए, तीनों को मिलाकर के जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो वो इनका निकलता है टोटल काम। तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा? 180, जो कि आपका होगा कुल कार्य। अब 12 से जब आप 12 क्या है? दिन, और 18 क्या है? दिन, 15 क्या है? दिन, और ये है आपका कुल काम। जब हम कार्य में दिन का भाग करते हैं तो हमारी क्षमता निकलती है। इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। देखिए, आपको ये पूरा डिटेल में अगर सीखना है तो आपको हमारा वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर देखना होगा, ठीक है। 12 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 15। 18 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 12। ये इनकी क्षमता है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं तो 12 दिन में वो 180 काम कर लेंगे। इसी तरीके से वाई प्लस जेड, इसी तरीके से एक्स प्लस जेड। जब देखिए तीनों मिलकर के करेंगे तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। एक्स और एक्स दो बार है तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। इसी तरीके से 2y, 2z। इन तीनों लोगों की जो क्षमता आएगी मिलकर के वो आएगी 15, 10, 25 और 12, 37। यहाँ से आप दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 37। दो को यहाँ से हटाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए, इसने बोला क्या है कि लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी जब तीनों मिलकर के काम करें। तो मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? देखिए, ये इधर हो जाएगा तो यानी कि वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है? 180। वर्क कितना है? 180। और तीनों लोगों की क्षमता कितनी है? वो है आपकी 37/2। तो ये है आपकी 37/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो लगभग में ये आपका आएगा 9.72 करके आएगा। तो इसको आप लगभग में कितना बोलेंगे? इसको लगभग में बोलेंगे 10 दिन। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसने दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 और कॉस थीटा बराबर 5/4 तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए, यहाँ आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के कि आप साइन टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में तोड़ लीजिए, कॉट थीटा को भी आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा में तोड़ लीजिए, और एक आपके पास सीधा ऑप्शन ये है कि टेन थीटा का आप मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है आपके पास? 3/4। कॉस थीटा का मान कितना है? 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, आप कॉट थीटा को ऐसे मत निकालिए क्योंकि आप जानते हो टेन थीटा बराबर आपका होता है 1 कॉट थीटा, या फिर ऐसे बोल दीजिए आप कॉट थीटा बराबर होता है आपका 1/tan थीटा। हालांकि एक आपका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है, लेकिन आप ये लगा दीजिए क्योंकि आपके पास टेन थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। तो 1/tan थीटा का मान कितना आया? 3/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 5/3। अब इसमें आप पुट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा का मान कितना है? 3/5। 1 माइनस कॉट थीटा का मान कितना है? ये आया आपका 5/3। यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर एलसीएम आएगा 5, 5 की गुणा इधर होगी, 5 एकम 5 और 3 8। इस तरीके से यहाँ 3, 3 एकम 3 -5 तो माइनस का 2। इनकी गुणा कर लीजिए आप, 3 अट्ठे 24 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12/5 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब देखिए आपका एक क्वेश्चन ये है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। अब देखिए यहाँ सारे ऑप्शन आपके 10,000 के पास हैं, 10,009, 10,002, 10,003, 10,007। तो आप एक काम करिए कि उनमें से आप एक संख्या को मान लीजिए कि वो संख्या आपकी 10,000 है, ठीक है। अब 10,000 जब आपकी संख्या है और उसको 7 से विभाजित करना है, तो 7 से जब आप इसको विभाजित करेंगे, क्योंकि 5 अंकों की संख्या आपकी 10,000 है, ठीक है। तो जब आप 7 से विभाजित करेंगे इसको, तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। यानी कि ये आपका 1428 बार जाने के बाद यहाँ जो आपका शेषफल बचेगा वो आपका शेषफल बच जाएगा 4। क्लियर। अब देखिए जब आपको संख्या निकालनी है कि वो संख्या एक्चुअल में होगी कौन सी, आपके पास इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप पहले इन चारों ऑप्शन में से जो आपका शेषफल बच रहा है उसको घटा लीजिए, फिर सबको डिवाइड कर दीजिए। एक आपके पास ये तरीका है कि जो आपकी संख्या है 10,000, ठीक है। अब 10,000 में जो आपका शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है 6, जो सवाल के अंदर है कि 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। जो आपका यहाँ सवाल के अंदर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, तो उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 10,000 प्लस 6 में से 4 जाएगा 2, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 10,002। ये आपकी वो संख्या होगी जिसको आप विभाजित करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से 3 क्वेश्चन थे, एक ये आपका, एक ये और एक ये। इस तरीके से आप आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है ये कि किसी भी परीक्षा को अगर उसे पास करना है ना तो उसको 50% अंक लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले, मान लो 200 पूर्णांक वाला एक प्रश्न पत्र है जिसमें से उसने क्या किया 40% अंक प्राप्त किए। तो 200 का 40% कितना होगा 40/100, 100 दूनी 200, मतलब कि उसने पहले प्रश्न पत्र में 80 अंक प्राप्त कर लिए। क्लियर। अब इसी तरीके से दूसरे प्रश्न पत्र में, मतलब 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में से उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब आप एक बात बताइए, 200 का पहला पेपर था, दूसरा 150 का था, टोटल मिला के कितना हो गया 350। अगर 350 का टोटल पूर्णांक है, उसमें से उसको पास होने के लिए 50% अंक लाने हैं, तो इसका 50% कितना होगा, इसका 50% आपका होगा 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब 175। 175 अंक उसको टोटल लाने होंगे दोनों प्रश्न पत्र के लिए। लेकिन वो ले कितने आया, वो 80 अंक ले आया, तो उसको कितने लाने होंगे 95 अंक किस में से लाने होंगे। अब जो 150 का प्रश्न पत्र बचा, तो 95 अंक उसको लाने हैं, 150 में से लाने हैं, प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 95 दूनी कितना हो जाएगा 180/3। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, नहीं 2 पंजे 10 का 0, 2 ने 18 और 19, 190 हो जाएगा, सॉरी। फिर ये इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, लगभग 63.33% के बराबर आएगा। इसको आप बोल सकते हो 64%। अगर वो इस परीक्षा में 64% अंक, मतलब दूसरे प्रश्न पत्र में 150 में से लाएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर हमारा 5 है। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो देखिए इस सवाल में हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिस तरीके से इसने बोला है ना कि 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा, तो देखिए जो शेषफल बच रहा है ना उसको सीधे संख्याओं में से माइनस कर दीजिए। पहले 5 बच रहा है तो 5 माइनस करिए तो मतलब 150। यहाँ कितना बच रहा है 10, तो इसको माइनस करिए तो 250। यहाँ आप 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब हमें इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करने पर यहाँ 5 शेषफल, यहाँ 10, यहाँ 15। तो इस तरीके के सवाल में जो शेषफल बचता है हम उसी को माइनस कर देते हैं। तो जब हम इनका HCF निकालेंगे, देखिए कई तरीके हो सकते हैं HCF निकालने के, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि जो सबसे छोटी संख्या हो ना उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को आप भाग दो। 150 से अगर आप 250 को भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 एकम 150। यहाँ कितना बचेगा 0, 0 और 100 बचेगा। 100 से अब आपको भाग करना है 150 के लिए, तो 150 के लिए भाग करेंगे तो 100 एकम 100।
आपका शेषफल कितना बचेगा 50। अब 50 से आपको भाग करना है 100 के लिए, तो 100 को भाग करोगे 50 दूनी 100, यहाँ शेषफल कितना बचा 0। जब शेषफल 0 बच जाता है तो जो हमारा लास्ट वाला भाजक होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो वह वो सबसे बड़ी संख्या 50 होगी जो इन तीनों को भाग करने पर क्या हो जाएगा हमारा 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। आपको महिला सदस्यों की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब देखिए महिलाओं की संख्या का, तो महिलाओं को मतलब F, पुरुषों की संख्या से अनुपात जो है वो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो आप ना इसको किसी गुणांक के साथ मान लीजिए कि ये 3x महिलाएं हैं और 2x आपके क्या हैं, पुरुष हैं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3x/2x। अब इन्होंने कहा कि इसमें 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, तो 3x महिलाएं हैं, इसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई 300। तो इनका जो अनुपात हो गया ना, पहले जो 3:2 था, 300 महिलाओं के आने के बाद जो इनका अनुपात हो गया वो आपका हो गया 5:2। तो हम 5:2 को 5/2 भी लिख सकते हैं। 2 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 × 6 प्लस 300 दूनी 600, 5 दूनी 10x। इधर इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा आपका 10x माइनस का 6x बराबर में हो जाएगा 600। यहाँ बचेगा 600 बराबर 4x। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजे 20, मतलब कि 150। x का मान आपका 150 आ गया। इसने पूछा है कि इस क्लब में शामिल महिलाओं की संख्या। तो पहले तो आप देखिए क्लब में शामिल अब महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए कितनी है महिला सदस्य 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 150, तो 3 × 150 कितना हो जाएगा 15 × 45, मतलब कि 450। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि AQ माइनस BQ बराबर 625, A² माइनस B² बराबर 25 और A प्लस B बराबर 5, तो A² प्लस AB प्लस B² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए AQ माइनस BQ का। AQ माइनस BQ का क्या फॉर्मूला होता है, A माइनस B पहले ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर A² प्लस B² प्लस AB। दरअसल में हमें इसी का आंसर निकालना है, ठीक है। बराबर में कितना है 625। अगर आप यहां से देखें तो यहां से आपका ये फॉर्मूला होता है A² माइनस B² का, A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट के अंदर A माइनस B बराबर 25, ठीक है। यहां से आपको A प्लस B का मान दे रखा है, तो आप यहां से A माइनस B का मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, A प्लस B का मान कितना है 5 और A माइनस B आप निकालना है, बराबर में कितना है 25। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो A माइनस B का मान कितना आ जाएगा आपका 5। ये आपको मान निकालना है। तो यहां अगर आप A माइनस B का मान 5 रख देंगे तो ये क्या बचेगा आपका A² प्लस B² और प्लस का AB बराबर में कितना है 625। 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये इसका मान निकल के आ जाएगा आपका 125। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, √54 गुणा √125 बटे √24 गुणा √45 का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरीके के सवालों में आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है कि इनको इस तरीके के स्क्वायर रूट में खोलिएगा आप, जो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए। इनके फैक्टर ऐसे करिएगा। तो देखिए 54 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आप कर लीजिए 9 × 6 = 54 गुणा 125 के फैक्टर कर लीजिए आप 25 पंजे 125, ठीक है। 24 6 चौक 24 गुणा 9 पंजे 45, क्लियर। अब देखिए 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा तो 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6। 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 स्क्वायर रूट के अंदर 5। यहां से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 6 और ये यहां से आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/2 और इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका पूरा मान आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके लासापा और मासापा क्रमशः 12 और 72 हैं। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं मान लो A और B हैं। दो संख्याएं, एक हमारी A है और एक और क्या है V है, A और V हैं। अब इसने बोला है कि दो संख्याओं का योग, तो A प्लस B बराबर मान लो 60 है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब उसने कहा कि उनके लासापा मतलब कि लासा और मासा ये इसने दिए हैं 12 और कितना 72, ठीक है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या
तो पहली संख्या कितनी है ए, दूसरी संख्या मतलब बी बराबर मासा गुणा लासा। तो मासा और लासा कितना है 12 और 72। तो यहां से ए और बी का गुणनफल जो आ गया वो कितना आ गया 12 गुणा 72। तो देखिए पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अगर एक संख्या आपने ए मानी तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/a। एक संख्या आपने बी मानी तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/b। इसने इनका योगफल पूछा है तो 1/a प्लस 1/b ये पूछा है सवाल में। ठीक है, तो यहां से आप दोनों का लासा लेंगे तो ए बी की गुणा इधर, ए की गुणा इधर, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। ये आप समीकरण 1 से और समीकरण 2 से इनके मान जानते हैं। a प्लस बी का मान कितना है 60, ए बी का मान कितना है 12 गुणा 72। 12 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, तो मतलब कि 5/72 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्यूशन है। अब देखिए एक और सवाल, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 25% है। ये यहाँ गुणा लिखा हुआ है, इसका मतलब है का कि अंकित मूल्य का 25% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि इसने बोला है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हम किसको बोलते हैं सीपी, जो आपने पैसा खर्च किया है। सीपी बराबर अंकित मूल्य का 75%। तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, इसका 75%। 75% का मतलब होता है 75/100। 25 दिया 75, 25 चौका 100। तो यहां से सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/4। क्लियर। अब यहां बोला इसने यदि 15% की छूट दी जाए, तो छूट किस पे दी जाती है हमेशा मार्केट प्राइस पर। तो 15% का मतलब है 15/100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। यानी कि मार्केट प्राइस पर अगर 3 रुपए की छूट दोगे तो आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। तो मार्केट प्राइस आपकी 20 रुपया है, 3 रुपए की छूट दी आपने, तो सेलिंग प्राइस कितना बना आपका 17 रुपए। अब देखिए यहां मार्केट प्राइस आपका 4 है, यहां मार्केट प्राइस आपका 20 है। तो दोनों जगह मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी तो आप लाभ या हानि की गणना कर पाएंगे। तो यहां आप मार्केट प्राइस को सेम बनाने के लिए यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैथ का रूल ये है कि अगर आप यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15 और 5 चौक 20। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी आपका 15 रुपए है, मार्केट प्राइस आपका 20 रुपए है। यहां मार्केट प्राइस आपका 20 रुपए है और एसपी आपका 17 रुपए है। अब यदि आप कोई भी वस्तु 15 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और आप 17 में सेल करते हैं, तो आपको फायदा कितने का हो रहा है 2 रुपए का। कितने पर हो रहा है 15 रुपए पर, और मल्टीप्लाई 100 क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40/3। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया, ये 13.33% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। टोटल उसका जो वेतन है वो 1 महीने का 45,000 है। उस 45,000 रुपए के वेतन में से वो शिक्षा पर खर्च कितना करता है। तो शिक्षा पर जो खर्च करता है वो करता है कुल वेतन का 1/3 भाग। 3 से जब आप इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15,000। क्लियर। और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर, ठीक है, कितना 2/6। तो 45,000 का 2/6 किस पर खर्च करता है, भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर। तो 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पंजे 30, 7500 गुणा 2। तो मतलब कि 15,000 ही वो क्या करता है, खर्च करता है भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर। शेष वेतन की वह बचत करता है। अगर उस व्यक्ति का टोटल जो वेतन है मासिक वो 45,000 रुपए है, 15,000 उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया, 15,000 उसने भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया, तो टोटल कितना खर्च कर दिया 30,000। तो इस तरीके से 45,000 में से अब 30,000 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा 15,000। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो 15,000 रुपए ही बचाता है। अब देखिए साधारण ब्याज का हमारा प्रश्न है। 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर क्या होगी। पहले तो आप देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब देखिए 3400 की राशि तो मतलब ये मूलधन दिया है आपको, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, तो ये 3400 रुपये। 4 वर्ष का, टी बराबर 4 साल, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही आपका दिया है 680 रुपये। ब्याज की दर मतलब रेट आपको ज्ञात करनी है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT/100, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, रेट। तो रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, SI × 100
बटे मूलधन गुणा टाइम। SI कितना है आपका 680 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है आपका 3400 और टाइम कितना है आपका 4 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 34 दूनी 68, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5%। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर है ना वही लोग अपना ये जो RRB NTPC 2020 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको ही कोशिश करें, जिन लोगों ने पहले कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। अभी जो नए हैं वो पढ़ें तो सही, लेकिन अभी आपको क्या लगेगा कि जैसे SI का ये आपका फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, अगर आपने साधारण ब्याज नहीं पढ़ रखा है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए, करते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई से अनुपात दे रखा है आपको दोगुनी, मतलब उसकी लंबाई आयत की उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई से दोगुनी मतलब चौड़ाई अगर x है तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब इसने कहा है कि आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है आयत का 2l + v बराबर कितना 48 सेंटीमीटर। तो 2l का मान कितना है 2x, v का मान कितना है x बराबर कितना 48। तो यहां से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x बराबर 24। 3 से इसको डिवाइड करोगे x का मान कितना आ जाएगा 8। आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 × x मतलब 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो 2 गुणा 64 मतलब 128। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ क्षेत्रफल पूछा है तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि x/2 + 2/y बराबर 1 और y/2 + 2/z बराबर 1 तो z/2 + 2/x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ आपको z/2 चाहिए, तो आप z/2 का मान कहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको 2/x चाहिए तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर मैंने x/2 को यहीं रखा और इसको 2/y को इधर पहुँचा दिया तो 2/-2/y, तो यहाँ से x/2 बराबर y को इधर पहुँचाओगे y = y - 2/y। इसको पलट के लिख दो, पलट के जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/x बराबर, यहाँ भी ये पलट जाएगा y/y - 2, तो ये आपका 2/x का मान आ गया ये। इसी तरीके से यहाँ से आपको z/2 का मान निकालना है, तो 2/z को यहीं लिखा रहने दो, 1 - y/2 को इधर पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2/z बराबर 2 - y/2। इसको पलट के लिख दो क्योंकि हमें तो पलट के मान चाहिए, तो z/2 बराबर 2/2 - y। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो। देखो z/2 का मान कितना आया आपका 2/2 - y प्लस 2/x का मान कितना आया y/y - 2। देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो इसकी तरह सेम बन जाएगा ये, तो 2/2 - y माइनस यहाँ से हम 2 पहले कर देंगे y को बाद में, तो हो जाएगा y। यहाँ से दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है आपका 2 - y और ऊपर क्या आ जाएगा 2 - y। अगर हमारे हर समान हैं तो हम लासा लेकर के ऊपर घट रहा है तो घटा देंगे, जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे। 2 - y से 2 - y कितने बार कैंसिल होगा एक बार, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर 15, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2400 के 12% में 2400 के 12% मतलब 12/100 में क्या जोड़ें, तो मैंने माना कि x जोड़ें कि इनका जो योगफल है टोटल वो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो 18% को जब आप चेंज करोगे तो 18/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 चौक 48 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस x बराबर 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 7 97। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 972 माइनस 288। तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा, यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, तो x बराबर 684। तो इस तरीके से हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि 1/sin² 65 प्लस cos² 65 प्लस sin 15/cos 15 प्लस cos 15/sin 25 बराबर √3
टेन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिकोणमिति सारणी भी याद होनी चाहिए और यहाँ पर आपको चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तब आपका ये सवाल अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा चतुर्थांश की और त्रिकोणमिति सारणी की, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1/sin² 65 प्लस cos² 65, तो इसका मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक सर्वसमीका होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, तो यहाँ थीटा की जगह 65 है, यहाँ भी 65 है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/1 प्लस अगर साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस में अगर ऊपर और नीचे, यहां देखिए कॉस 75 होगा, साइन 15 बटे कॉस 75, तो अगर इन दोनों कोण का योगफल अगर 90 अंश है तो यहां भी इनका मान आपका 1 आएगा। कैसे आएगा? अब देखिए मैं बता देता हूं आपको, इनमें से ना दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। तो किसी एक को चेंज करने का मतलब है कि अगर आप साइन 15 को चेंज करना चाहते हैं तो साइन 90 माइनस 75, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना 75, ठीक है। अब 90 वाले में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। यहाँ सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 75 ऊपर और कॉस 75 नीचे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे यही, तो यहाँ इन तीनों का मान आ जाएगा आपका 1/1, और बराबर में कितना है √3 tan थीटा। क्लियर? अब 1 2 3 ये आ गया आपका 3 बराबर √3 tan थीटा। √3 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका √3 बराबर tan थीटा। tan में ये √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60, और tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। यही आपसे पूछा था कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान होगा आपका 60 अंश। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 6/5 का एक ब्रैकेट है 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का ब्रैकेट है फिर 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6। देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ ना बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए भाई। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है आपका? BODMAS। यहाँ क्या चाहिए आपका? पहले अगर ब्रैकेट है सवाल के अंदर तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब है का मतलब गुणा, डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब आपका ऐड, और एस का मतलब आपका घटा मतलब सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है ऑफ से पहले, मतलब का से पहले। तो देखिए इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ये है आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी आप इसको छोटा कर लीजिए, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो ये सवाल आपका इस तरीके से हो जाएगा। 6/5 का मतलब है गुणा, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ 2 और 3 का लासा कितना आएगा? 6, 3 दूनी 6, 2, 2 तिया 6, 3 माइनस 5/6 का मतलब क्या है? गुणा। यहाँ कितना आ जाएगा? 10 और 5 का लासा 10, 10 एकम 10 मतलब 3, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 माइनस 1/6। यहाँ हो जाएगा आपका ये 6/5 गुणा 2 और 3 5/6, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल मतलब 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 5/6 गुणा 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9/10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 3/4। क्लियर? माइनस का कितना बचा? 1/6, यहाँ भी लिख लीजिए 1/6। तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा आपका? 12। तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माइनस 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो 12 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1/12 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 के अंदर दे रखा है आपका 180 भाग, ठीक है, अब ब्रैकेट दे रखा है, तो भाग 2 का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, 3 का घन स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। देखिए आप इसको ना सीधे भी घटा सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहो इसको तो बाद में भी कर लीजिए। 37 माइनस 20, 9 और 1 10 और 1 18, 9 और 1 10 और 8 18, 18 से आप जब 180 को भाग करोगे कितना आ जाएगा? 10 प्लस 37 माइनस 20, 37 और 10 कितना हो जाएगा? 47, और 47 में से जब आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 27। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो, 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए आप ना इकाई का अंक पकड़िए और गुणा करते चले जाइएगा। 6 की गुणा जब आप 4 में करेंगे 24, तो इकाई का अंक क्या आया? 4। 4 की गुणा आप 8 में करेंगे, 4 8 32, इकाई का अंक क्या आया? 2। 2 की गुणा जब आप 4 में करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है?
एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 भाग है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो आपको पहला भाग पता थोड़ी नहीं है, या फिर आपको पूरी रस्सी पता थोड़ी नहीं है कितनी बड़ी है। तो हमने मान लिया कि रस्सी की जो लंबाई है वो x मीटर है। रस्सी की लंबाई मान लिया कि वो x मीटर की है, ठीक है। अब पहला भाग, यानी कि मैंने लिख दिया कि पहला भाग उस पूरी लंबाई का, यानी पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो इसको बोल सकते हो आप x/5। इसी तरीके से दूसरा भाग पहले भाग का 3/2। तो पहला भाग कितना है आपका x/5, इसका 3/2 है, तो हो जाएगा आपका 3x/10। अब इसने कहा तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। 3 भाग उस रस्सी के हैं, ठीक है। तो देखिए कुल रस्सी में से यदि आप इन दोनों भाग को घटा दें, जो आपका x/5 है और दूसरा क्या है 3x/10, इनको अगर आप कुल रस्सी में से घटा दें तो ये आपका क्या बचेगा, तीसरा भाग बचेगा, ठीक है, जो आपका शेष रह गया। तो कुल रस्सी कितनी है आपकी x, और ये कितना हो जाएगा आपका 10, 5 दूनी 10 यानी कि 2x, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3x। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 और 2 5x/10। यहाँ से आप लासा लेंगे 10, तो हो जाएगा 10x माइनस का 5x/10। 10x में से 5x जाएगा तो 5x बचेगा, और 5x/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2x। तो x का यानी कुल रस्सी का 1/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आज क्वेश्चन 20 ही करेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज ऐसे ही लाता रहूँगा और आप सॉल्व करते रहिए। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि RRB NTPC के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x डिग्री -8 डिग्री और 5x -12 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। तो देखिए आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। पहला कोण कितना है 2x डिग्री, दूसरा कितना है 3x -8 डिग्री, तीसरा कितना है 5x -12 डिग्री, और ये सब किसके बराबर है 180 के। 2x और 3x 5x और 5x 10x, 12x और 8x माइनस का 20 बराबर 180। 10x बराबर 180 माइनस का 20 इधर जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ 10x बराबर कितना हो जाएगा 200। तो x का मान आ जाएगा आपका ये 20। x का मान 20 आ गया। इसने पूछा है सबसे बड़ा कोण। तो देखिए सबसे बड़ा कोण आपको तीनों कोण निकालने होंगे, तीनों निकाल लीजिए आप। तो पहला होगा 2 गुणा x का मान 20 मतलब 40। दूसरा होगा आपका 3x -8, तो 3 गुणा 20 माइनस 8, 20 दिया 60 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 52। तीसरा हो जाएगा आपका 5x -12, तो 5 × 20 - 12, 20 पंजे 100 माइनस 12, तो हो जाएगा आपका 88। सबसे बड़ा कौन सा है तीनों में, तो सबसे बड़ा है आपका 88। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ये आपका 88, सबसे बड़े कोण का मान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये है आपका 5 sin 14 sec 76 प्लस 3 cot 15 cot 75 प्लस 2 tan 45 का मान क्या है। अब देखिए इसको मैंने कहा था आपसे कि आपको चतुर्थांश आना बहुत ज़रूरी है इस सवाल के अंदर, तो मैं आपको यहाँ वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे 5 sin 14 है तो आप sec को चेंज कर लीजिए, sec 90 - 14 प्लस 3 cot 15, इस cot 75 को चेंज कर लीजिए, cot 90 - 15। देखिए आप चाहो तो यहाँ cot 15 और sin 14 को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, प्लस 2 tan 45। अब देखिए 5 sin 14 sec 90 - थीटा, ये होता है आपका cosec थीटा, प्लस 3 cot 15, cot 90 - 15 क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 15, प्लस 2 गुणा tan 45 का मान 1। अब देखिए साइन, जब आप कोसेक को 1/sin लिखेंगे तो 1/sin 14 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5। इसी तरीके से cot 15 से tan 15 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप tan 15 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/cot 15, तो यहाँ आपका बचेगा 3 और 2 एकम 2, 5 और 3 8 और 2 10। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा 10।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। देखिए ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका बेलन का, सिलेंडर बेलन की तरह होता है 2πRh बराबर 528। अब देखिए 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान आपको यहाँ से निकालना है और एच का मान कितना है 14 बराबर 528। देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 22 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 22 दूनी 44, 6 और 2 8, 88 हो गया, 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका 6 बार, तो आर का मान आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है सिलेंडर का आयतन, तो सिलेंडर का आयतन πr²h, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 6 तो 6 गुणा 6 और एच का मान 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 6 छंग 36, 36 दूनी 72 कर लीजिए इसको आप, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका 1584। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लासापा 231 है, छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए अनुपात में संख्याएं दे रखी हैं, तो मैंने मान लिया कि माना दो संख्याएं, इसके साथ ना आप एक गुणांक ले लीजिए, जैसे 3 है तो 3x व 7x हैं। अब देखिए अगर आपको इन संख्याओं का लासापा लेना हो 3x और 7x का लासापा, तो इनका लासापा क्या होगा। देखिए जो इनमें कॉमन हो वो, और फिर कॉमन के बाद जो संख्याएं बची वो क्या होता है आपका लासापा होता है। तो देखिए लासापा क्या हो जाएगा 3 7 और कॉमन क्या है इसके अंदर x बराबर कितना दे रखा है 231। देख लीजिए 3 7 21, 21 एकम 21, 2 बचा 21 एकम 21, x का मान कितना आ गया 11। अब छोटी संख्या क्या हो सकती है 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना 11, तो 11 तिया 33। इस तरीके से आपकी छोटी संख्या हो जाएगी 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी होगी। तो देखिए मैंने पहली ट्रेन को नाम दे दिया T1, जो कि ए बिंदु से निकलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 725 किलोमीटर है। T2 ट्रेन आधा घंटे बाद निकलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो देखिए ट्रेन ए द्वारा ए से बी की ओर 30 मिनट में चली गई दूरी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर कोई ट्रेन जाती है तो आधा घंटे में 25 किलोमीटर जाएगी। कुल दूरी कितनी है 725। अब 725 में से ट्रेन ए ने आधा घंटे में जो दूरी कवर की वो कितनी की 25, तो हमारी डिस्टेंस अब कितनी बची 700, क्योंकि 700 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेन को कवर करनी है। तो देखिए सापेक्ष चाल आधा घंटे बाद, क्योंकि आधा घंटे बाद ट्रेन बी भी चलना स्टार्ट कर दिया है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल, 150 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन बी की चाल बराबर 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मिलने का समय मतलब 700 किलोमीटर बचा अब शेष, तो 700 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे तो 3.5 घंटे में मिल लेंगे। अब देखिए 3.5 घंटे में T1 द्वारा तय की गई दूरी 175 किलोमीटर। आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं डिस्टेंस बराबर, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है 3.5 घंटे गुणा किस चाल से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 50 दिया 150 और 25 175 ये आ जाएगा आपका। तो देखिए अभिष्ट दूरी क्या हो जाएगी 175 किलोमीटर, तो सापेक्ष चाल से जब चलेंगे, और 25 किलोमीटर वो आधा घंटे में चल चुकी है ट्रेन ए, तो कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी 200 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो देखिए समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, तो समचतुर्भुज के आसन्न कोण, तो ये क्या दिए हैं 3 और 6, तो इनको मैंने गुणांक मान लिया 3x और
6x। अब देखिए आसन कोणों का योग क्या होता है, तो आसन कोणों का योग होता है, आसन का मतलब है सामने वाले, आसन कोणों का योग, तो आसन कोणों का योग हो जाएगा आपका बराबर 180 अंश। अब आसन कोण है कौन कौन से, एक तो 3x और एक आपका 6x बराबर 180। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180। 9 से इसको डिवाइड करोगे x का मान कितना आ जाएगा 20। सबसे छोटा कोण मतलब 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x, 3 गुणा 20 मतलब कि 60 डिग्री। तो छोटा कोण आपका हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 5 सही 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ मैंने सही कर लिया इसको कि 3 पंजे 15 और 2 17/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 बराबर, जब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.66 करके आएगा, प्लस 0.73 माइनस 3.123, 5.66 और 0.73 को जब आप जोड़ेंगे तो 6.396 के बराबर आएगा, माइनस 3.123, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.273। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है। अब देखिए श्वेता को मैंने ऐसे नोट कर लिया और हरीश को मैंने एच से, इनकी जो आय का अनुपात है वो 5:6 है। अब श्वेता ने जो काम किया वो 20 दिनों तक किया और हरीश ने जो काम किया वो 30 दिनों तक काम किया, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 और ये 5, तो ये अनुपात आ गया आपका 5:9। ये इनकी आय का अनुपात आ गया कि इनको जो हिस्सा मिलेगा वो इस अनुपात में मिलेगा, 5:9 के अनुपात में। पूछा है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है, तो आय में श्वेता का हिस्सा 28,000 तो टोटल परियोजना थी जिसमें श्वेता और हरीश ने दोनों ने मिलकर के काम किया। अब उसमें से श्वेता को कितना मिला, 5 मिला किसका, टोटल का, तो टोटल कितना है 14, तो 5/14, 14 दूनी 28, 2000 की गुणा जब आप 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। अब देखिए कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है कितनी, 50 लड़कियां और 70 लड़के, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 120। इसी तरीके से संगीत कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों की संख्या 50 यानी कि लड़कियों का 40%, तो 50 गुणा 40/100 प्लस लड़कों का 50%, तो 70 गुणा 50/100, 50 से इसको डिवाइड किया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20 प्लस 2 से जब 70 को आप डिवाइड करोगे तो 35, तो कुल छात्र 55 ऐसे थे जिन्होंने संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। अब अभीष्ट प्रतिशत, 55 छात्र थे, टोटल 120, तो 55 छात्र 120 के और गुणा 100, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, जब आप 6 से और 5 की गुणा 55 में करोगे तो ये लगभग 45.86 के करीब आएगा, जो लगभग 46% होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न है। ये इस प्रकार है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2% का साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको रेट कितनी दे रखी है, आर बराबर 10%, टाइम कितना दे रखा है, टी बराबर 2 साल, और एसआई ब्याज कितना दे रखा है 500। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर PRT/100। यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे, तो एसआई कितना है हमारा 500, मूलधन मतलब P गुणा दर कितनी है 10, टाइम कितना है 2/100, 10 से 100 को काटा 10 बार, ठीक है, 2 से 10 को 5 बार, 5 की 500 में गुणा की तो कितना आ गया 2500, ये हमारा मूलधन आ गया 2500। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्री मेथड। तो ट्री मेथड हमारा क्या होता है कि जो हमारा मूलधन है उसको लिखो और उसको 2 साल का निकालना है तो 2 पैर बना लीजिए। अब हमें 10% ब्याज से निकालना है कि क्या होगा, तो 10% मतलब 1/10, तो 2500 का 1/10 आएगा 250 पहले साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए 2500 का 1/10 मतलब 250। अब देखिए दूसरे साल में ब्याज पर भी ब्याज होगा, तो 250 पर जब आप इसका 1/10 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 25। तो दूसरे साल मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा 250 प्लस 250 प्लस 25 मतलब कि 525। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज पूरी होती है। अब देखिए ये जो सीरीज है ना, ये आरआरबी एनटीपीसी
2020 की स्टेज फर्स्ट के लिए है, जो आपका सीबीटी है। अब ये 30 क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके की सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। और प्रीवियस ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी के, एएलपी के, या फिर वो आरपीएफ कांस्टेबल के हों, या आरपीएफ एसआई के हों, या फिर वो आपके यूपी पुलिस के लिए हो, ऐसी प्रीवियस ईयर सीरीज़ अपने चैनल पर लगातार रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।